राधे राधे बच्चों, ये 9th क्लास की जीवनियाँ 3 जो आपके सिलेबस में आनी है 2022 के ईयर में। तो ये जीवनियाँ आपको कराने जा रही है थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो। इसको अब देखें, ये प्रेमचंद जी की जीवनी है, ये राहुल सांकृत्यायन जी की, और ये जाबिर हुसैन की। ध्यान से देखें, अगर हम इनका जन्म 1880 में, इनका 1893 में और उनका 1945 में। हम इसलिए इस जन्म को कंपेयर करके लेके चल रही हूँ ताकि हमें जल्दी जल्दी कंपेयर से याद हो। ये पहले हमारे पाठ के लेखक हैं, तो ये 1800 दो जीवनियां तो 1800 सन में है जो इनका जन्म। एक है जो अपनी जाबिर हुसैन जी हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे 2 साल पहले पैदा हुए हैं, तो इसलिए हमें वो याद रहेगी कि 1945 में, 47 में देश आज़ाद हुआ और 45 में ये पैदा हुए, 2 साल पहले हुए। ये 1800 में है। अब जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, ये प्रेमचंद जी से 13 साल छोटे हैं। 1880 में हुए, ये पैदा सबसे बड़े ये हुए, तो उसके 13 साल के बाद 93 में राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए हैं। मृत्यु को भी ध्यान से देखें, 1936 में तो मृत्यु इनकी है। अगर इस 36 का उल्टा किया जाए तो क्या बनेगा? 63 तो इनकी मृत्यु 63 में है, याद हो जाएगा। और उनकी मृत्यु अभी हुई नहीं, वो जिंदा है। तो 1880 हम याद कर दें तो 13 साल के बाद इनका जन्म आ जाएगा। अगर ये 36 में मृत्यु हुई है इनकी, तो वो 63 में मृत्यु हुई है, अपने आप याद हो जाएगा, उसका उल्टा बन जाएगा। ऐसे ही वो हमारा जो देश आजाद हुआ 47 में, उनका जन्म 45 में हो, लेकिन मृत्यु अभी नहीं हुई, वो परमात्मा की दया से जीवित हैं आज भी। तो देखें, इन्होंने राजनीति में भाग लिया है। तो जो हमारे ये राहुल सांकृत्यायन जी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो सम्राट अशोक वगैरह जो थे, उस समय महात्मा बुद्ध का भी दौर चल रहा था। उस महात्मा बुद्ध के दौर में बहुत सी जनता उस बौद्ध धर्म को अपना रही थी, तो राहुल सांकृत्यायन ने तो बौद्ध धर्म को अपनाया, और प्रेमचंद जी ने कहीं ना कहीं ऐसे योग आंदोलनों में भाग लिया और अपनी लेखी स्वतंत्रता के ऊपर भी चलाई है और गरीब जनता पर भी चलाई, क्योंकि जो अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजों के गरीब जनता के ऊपर, उनका जितना भी रचनाएं हैं, जितना भी साहित्य है प्रेमचंद जी का, वो सारा साहित्य गरीबों के ऊपर लिखा गया है, उनकी सहानुभूति पर लिखा गया है, पूंजीपतियों के विरोध में लिखा गया है। अब देखें, दूसरा एक चीज और नोटिस करेंगे, जब जन्म होता है तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म है, वो आप जो आरंभिक शिक्षा है, वो आरंभिक शिक्षा नजदीकी ही इलाके में होती है, स्थानीय क्षेत्र में ही जहाँ पैदा हुए। तो आप किसी की भी आरंभिक शिक्षा आप लिख सकते हैं एक लाइन बनाकर कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो स्थानीय क्षेत्र में हुई, उसके बाद बड़े होते तो हम थोड़ा बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। अब देखें प्रेमचंद जी की जीवनी, इनका जो मुख्य नाम था वो धनपत राय था, लेकिन जब बड़े हुए और लेखनी चलाई तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखा। नाम धनपत राय है, लेकिन जितना भी लेखनी चलाई है, काम किया इन्होंने लेखन का, वो धनपत राय के नाम से काम किया है। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय क्षेत्र में ही हुई, जहाँ ही पैदा हुए, बनारस में। उसके बाद जो ये नौकरी शब्द है, ये नौकरी नहीं है, यहाँ पर हमारा जीवन परिचय होगा। एक सेकंड में, जीवन परिचय है ये हमारा। जीवन परिचय में क्या होंगे? जीवन संबंधी कुछ विशेषताएं। 5 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद जो 14 साल की उम्र में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, तो सारे घर का बोझ इन पर आ गया, क्योंकि माता की मृत्यु के बाद पिता संभालने वाले थे घर बार को, इसलिए इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई परिवार की। इसलिए 2 वर्षों के बाद ही इन्होंने अपना नौकरी ज्वाइन की, अध्यापन कार्य का किया, ये टीचर बने। उसके बाद सन 1928 में, जब ये लगभग 48 साल के थे, 1880 में पैदा हुए, 20 साल तक 1900 और आगे 28 और 48 साल के जब थे, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी कूद पड़े। राष्ट्रीय आंदोलन में भी किया। इनकी एक पत्नी है, तो वो पत्नी ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य किया है, उनको भी जेल हुई, इनकी पत्नी को, प्रेमचंद जी की पत्नी को। प्रेमचंद जी के विषय में कुछ और बताऊं कि इनको लेखनी का इतना ज्यादा शौक था कि बीच में बीमार रहने लगे लास्ट में, तो बीमारी के लिए जो दवाइयां होती थी, वो दवाइयां भी अपनी बीमारी के लिए नहीं लेते थे, बल्कि कागज खरीद लेते थे। इनकी खुद की एक प्रेस भी थी, तो उस कागज में प्रेस अपने अखबारें छाप लेते, किताबें छापते थे।
इधर से इनकी पत्नी जो जेल में कार्य करके पैसा कमाती थी, सोचती थी कि प्रेमचंद जी को दे दी जाए और दवाइयां ले ली जाए, वो भी दवाइयां नहीं लेते थे, उसकी भी ये कागज वगैरह खरीद लेते थे और लेखनी में जुड़े रहते थे। इसलिए इनका एक उपन्यास, अंतिम उपन्यास आधा रह गया था और आधा अधूरा छूटकर उनकी मृत्यु हो गई थी। 11 इनके उपन्यास हैं और 300 साढ़े 300 के करीब इनकी कहानियां हैं। इनकी रचनाएं, ये सारे उपन्यास वगैरह हैं, इनकी कहानियां तो ज्यादा हैं, तो इसलिए उपन्यासों के नाम लिखे गए हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, वरदान। हम दान दान से जोड़ के लिखेंगे। ये गबन है, निर्मला, निर्मला में अनमेल विवाह, यानी कि छोटी बच्ची के साथ बड़े आदमी का विवाह है इसके अंदर। तो रंगभूमि, रंग भूमि और भूमि, कर्मभूमि। इधर से गोदान, वरदान, गबन और निर्मला, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी कहानी 300 से अधिक और ये उपन्यास 11 और एक इनका छूटा हुआ है, 11वां जो अधूरा छूटा है। अब आते राव साहब कीर्त्यायन जी, जो मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे। ही इज सो इंटेलिजेंट, इनको इतना पढ़ाई का शौक था, इतना पढ़ाई का शौक, और दूसरा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे ये, इधर से उधर घूमना, इसलिए इनको अनेक भाषाएं भी आई। देखें, बचपन का नाम इनका केदारनाथ पांडे था। स्थानीय क्षेत्र में क्या है, शिक्षा, ये हेडिंग यहाँ पर है हमारी। शिक्षा कहाँ हुई, आरंभिक शिक्षा स्थानीय क्षेत्र में, और जो उच्च शिक्षा के लिए गए वो काशी में गए, लाहौर में गए और आगरा में इन्होंने पढ़ाई की अपनी। इसके बाद किशोरावस्था, अर्थात यही 16, 17, 18 साल की आयु में ये अपने घर से निकल गई और श्रीलंका की तरफ चले गए। श्रीलंका की यात्रा की इन्होंने 1930 में। वहां जाने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म जब अपनाया तो केदारनाथ पांडे इनका जो नाम था वो नाम बदल दिया गया और इनका नाम रखा गया राहुल सांकृत्यायन। ये उन बौद्ध भिक्षुओं ने ही इसका नाम रखा है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रकार की दीक्षा लेते हैं, शिक्षा होती है ये वाली जो आप टीचर से लेते हैं, लेकिन जो गुरु से प्राप्त की जाती है धार्मिक संबंधी शिक्षा, उसको बोलते हैं दीक्षा। तो जब इन्होंने दीक्षा ली श्रीलंका जाने के बाद, तो इनका नाम बदल दिया गया केदारनाथ पांडे से राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध दीक्षा को इन्होंने उस धर्म का प्रचार प्रसार किया। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए इनको अनेकों भाषाएं आती थी। संस्कृत है, अंग्रेजी है, पाली है, प्राकृत है। ये पाली प्राकृत संस्कृत से पहले की भाषाएं हैं, जो उसका बिगड़ा रूप है। वैदिक संस्कृत सबसे पहले थी, उसके बाद हमारी हिंदी जो आई है, हिंदी के पहले वाले भाग हैं, ये पाली है, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, उसके बाद हमारी खड़ी बोली, हिंदी आई, अंग्रेजी आई, ये सब इन्हें आती थी। फिर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण रूस गए तो रूसी भाषा आ गई, चीन गए तो चीनी भाषा आ गई, इसी प्रकार फारसी भाषा आ गई ने। ये इन्होंने ज्यादा घूमने के चक्कर में इनको इतनी भाषाओं का ज्ञान हुआ। इधर से जो जाबिर हुसैन जी थे, ये पैदा तो हुए हमारे 1947 जो हमारे देश आजाद से 2 साल पहले पैदा हुए हैं। वही प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय क्षेत्र में, उस शिक्षा प्राप्त की इन्होंने भाषा और साहित्य में, और एक एमए भी की इन्होंने, एमए की अंग्रेजी में, इंग्लिश में इन्होंने एमए किया है। फिर टीचर बने। टीचर के साथ साथ इन्होंने सारी जिंदगी, इधर से इनका लेखन कार्य भी चलता रहा, इधर से ये अध्यापन कार्य भी चलता रहा। अध्यापन कार्य जो टीचर बने रहे, इनकी रुचि लेखन के साथ साथ राजनीति में भी थी। बहुत से लोग होते हैं राजनीति में, इसलिए उन्हें अध्यापन कार्य को छोड़कर लेखन कार्य तो साथ चलता रहा, लेकिन राजनीति क्षेत्र में आ गए। तो हमारे उस जो ये बिहार में पैदा हुए, वहीं पर इन्होंने विधानसभा के इलेक्शन लिए और उनके सदस्य चुने गए। उसके बाद वहां के मंत्रिमंडल में भी इनको स्थान मिला। फिर विधान परिषद, 2 हमारी होती है ना सभा, सदन, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा निचला सदन है, विधान परिषद ऊपर सदन है। जैसे हमारे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपर वाला सदन है, तो विधान परिषद ऊपर सदन है। तो वहां के भी सभापति बने हैं, विधान परिषद के तो सभापति बने हैं। इधर से चुनाव के दौरान विधानसभा के सदस्य बने थे। फिर उनका जो मंत्रिमंडल चुनाव हुआ, उसके भी उनको स्थान मिला है। भाषाएं, एमए पढ़ी, इंग्लिश आती थी इन्हें,
हिंदी वैसी आती है जो लेखनी चल रही है इनकी, लेखन जो इन्होंने कार्य किया है। साथ में उस माहौल के दौरान आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारा एक था, वो भी भिन्न हुए थे, तो भाषाएं उर्दू की उस समय थी, तो उर्दू भाषा का भी इन्हें ज्ञान था। अब आते हैं हमारी इनकी रचनाएं। हम राव साहब कीर्तन की रचनाएं देखें तो इन्होंने यात्राएं बहुत की हैं। तो ये देखिए, वो यूरोप गए तो मेरी यूरोप यात्रा, तिब्बत गए, तिब्बत से इन्होंने भाषा सीखी अपनी, तो तिब्बत यात्रा, रूस में गए तो रूस के अंदर इन्होंने 25 साल बिताए, तो इन्होंने अच्छे बिताए नहीं बताए, बट रूस के 25 साल रूस में यात्रा की थी, तो रूस के 25 सालों का इन्होंने वर्णन कर रखा है उस पुस्तक के अंदर। फिर मेरे जीवन की यात्रा, ये भी यात्रा संबंधित हो गया। अब आता है जब ये बौद्ध धर्म में आए और इन्होंने ध्यान लगाया, तो ध्यान के अंदर हमारा दूसरे जो नेगेटिविटी का शैतान है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शैतान की आंखें इन्हें ध्यान में दिखाई देती है। जो विषय वासनाएं की है वो हमें आकर्षित करती हैं, लोभ मोह अहंकार की, तो उसको शैतान का नाम दिया इन्होंने, तो शैतान की आंखें। इसी प्रकार सोने की ढाल, सोना भी आपका आगे लालच, तो बौद्ध धर्म में ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। इस प्रकार देश आजाद भी हो रहा था, 63 में पैदा हुए, बीच का सफर देखो, देश आजाद हुआ तो नया भारत, और उसके नए निर्माता कौन थे? घुमक्कड़ खुद थे, तो घुमक्कड़ शास्त्र नाम का एक इन्होंने पुस्तक लिखी। फिर दर्शन और दिग्दर्शन, इसलिए इन्होंने अनेकों किताबें लिखी हैं। इससे अब याद होगा, यूरोप यात्रा, तिब्बत यात्रा, रूस के 25 साल, फिर नया भारत हुआ तो नए भारत के नए निर्माता बने। उसके बाद हमारी जो घुमक्कड़ शास्त्र है, फिर बौद्ध धर्म में जो ध्यान लगाया, तो वो शैतान की आंखें और सोने की ढाल, इनसे किताबें हमें याद हो पाएंगी। इधर से जाबिर हुसैन जी की हैं, इन्होंने आसान ही किताबें का नाम लिखे, एक नदी, रेत भरी, अतीत का चेहरा, जो आगे है, लोगा, ये लोगा है, लोगा, डोला बीबी का मजार, मजार ये मस्जिद होती है जैसे कब्र वगैरह, उस तरह का। तो हम इसे याद कर सकते हैं, एक नदी है जो रेत भरी है, उसके अंदर हमारा अतीत का चेहरा दिखाई दे रहा है। एक कहानी से बनाए तो में रचना याद हो सकती है उस, और फिर वो चेहरा जो आगे दिखाई देना है। हालांकि यहाँ पर भी ये भी सोच सकते हैं कि देश आजाद हो गया तो देश का भविष्य है, उससे आधारित भी हम नाम दे सकते हैं कि जो आगे है। फिर पंजाबी के हो गए, लोगा, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान की भाषा भी हमारी पंजाबी आती है, तो लोगा शब्द है, और डोला बीबी उसकी मजार। ये इस तरह से हमारी रचनाएं हैं, तो हम इसको ध्यान दें। एक नदी, रेत भरी, उसमें अतीत का चेहरा, जो आगे है, फिर लोगा और डोला बीबी की मजार, ये इनकी रचनाएं। इस तरह से कंपेयर करके अगर हम याद करेंगे तो जल्दी आपको याद होगा ये। ठीक है, राधे।